हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम लोग वुड के घोषणा पत्र की। ब्रिटेन में जो था, ब्रिटेन पार्लियामेंट जो थी वो हर 20 वर्ष बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट या आज्ञापत्र प्रदान करती थी, चार्टर प्रदान करती थी। 1853 में जब पुनः आज्ञापत्र के नवीनीकरण का समय आया तो ब्रिटेन के कुछ राजनीतिक क्षेत्रों को यह अनुभव हुआ कि भारत की शिक्षा पद्धति में कुछ न कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अतः भारतीय शिक्षा की पद्धति की जांच करने के लिए ब्रिटिश लोकसभा ने एक संसदीय समिति की गठन किया या नियुक्ति की। उसकी अपनी जांच के आधार पर उसने एक समिति बनाई और उसने जांच के आधार पर कहा कि ब्रिटिश सरकार को क्षति की कोई संभावना नहीं है। इसलिए समिति ने अपने सुझाव के आधार पर 19 जुलाई 1854 को कंपनी के संचालकों ने अपनी एक भारतीय शिक्षा नीति के विषय में घोषणा पत्र जारी किया। उस समय चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे। कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन। अतः उन्हीं के नाम पर इस डिस्पैच का नाम या इस घोषणा पत्र का नाम वुड डिस्पैच रख दिया गया। अब बात करते हैं घोषणा पत्र की सिफारिशें क्या क्या थी। इस डिस्पैच की सिफारिशें ये थी कि पहला पॉइंट था कि शिक्षा का उत्तरदायित्व। घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार का है और घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता है जितना कि शिक्षा हमारा ध्यान आकर्षित करती है। मतलब कहने का कि जो भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो वुड डिस्पैच के अनुसार सरकार का होना चाहिए, सरकार का है। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य की। भारत में शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त कराने का उद्देश्य हमारा एकमात्र ये है कि पहला तो जो शिक्षा प्राप्त करेगा उनका बौद्धिक एवं चारित्रिक स्तर ऊंचा होगा। जो भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा उसका हम चारित्रिक और बौद्धिक स्तर ऊंचा होगा। और दूसरा ये है कि हम एक ऐसा वर्ग तैयार कर सकेंगे, शिक्षा प्रदान करके एक ऐसा वर्ग तैयार कर सकेंगे जो विश्वास के साथ राजवट पर नियुक्ति किया जा सके। अर्थात कहने का कि ये वुड डिस्पैच ये चाहता था कि ऐसा वर्ग तैयार कर दिया जाए शिक्षा प्राप्त करा करके कि जो अंग्रेजी शासित जो प्रदेश हैं वहाँ पर कम तनख्वाह में, कम सैलरी में वो लोग नौकरी दे सकें। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। वुड डिस्पैच के अनुसार जो पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा और अरबी भाषा के प्राच्य साहित्य की महत्व को स्वीकार किया गया और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम पाश्चात्य साहित्य को भी, इंग्लिश एजुकेशन को भी, साहित्य को और विज्ञान को भारतवासियों के लिए उपयोगी बताया। अर्थात कहने का इन्होंने संस्कृत भाषा, अरबी भाषा को भी स्वीकार किया पाठ्यक्रम में, ये साहित्य को भी स्वीकार किया और अंग्रेजी के साहित्य को भी और विज्ञान को भारतीयों के लिए उपयोगी बताया। अब बात करते हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या है। शिक्षा के माध्यम के लिए इन्होंने कहा कि हम स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को शिक्षा का माध्यम स्वीकार करते हैं। वुड डिस्पैच में स्थानीय भाषाओं को और अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर तक कहा गया कि हम हिंदी भाषा मतलब ये स्थानीय भाषाओं को स्वीकार करेंगे, लेकिन उच्च शिक्षा जो होगी हमारी, उच्च स्तरीय शिक्षा जो होगी, ये जो विश्वविद्यालयी शिक्षा होगी, उसमें हम अंग्रेजी भाषा को भी स्वीकार करते हैं। अंग्रेजी भाषा में अध्ययन का कार्य होगा। अब बात करते हैं कि अगला इसका क्या था। वुड डिस्पैच के सिवाय में 5वां पॉइंट आता है कि एक शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। वुड डिस्पैच ने शिक्षा के विकास के लिए कहा कि समस्त सभी प्रांतों में एक शिक्षा विभाग होना चाहिए जिसका कार्य अपने प्रांत में शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का निरीक्षण, शिक्षा का प्रसार व शिक्षा पर नियंत्रण तथा उसमें सुधार करना होना चाहिए। इस विभाग का एक सर्वोच्च अधिकारी होगा जो जन शिक्षा संचालक कहलाएगा। सर्वोच्च अधिकारी जो होगा इस विभाग का वो जन शिक्षा संचालक कहलाएगा। इसके अंतर्गत उप शिक्षा संचालक, निरीक्षक व उप निरीक्षक, उप शिक्षा संचालक, निरीक्षक व उप निरीक्षक होंगे। संचालक जो होगा, शिक्षा संचालक जो होगा, वह अपने प्रतिवर्ष शिक्षा संबंधी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा। जिस प्रकार से आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि जिस प्रकार से हर जिले में एक डाइट होता है, क्या होता है? डाइट होता है, शिक्षा विभाग होता है जो शिक्षा को नियंत्रण करता है, उस पर शिक्षा की व्यवस्था करता है, उसका निरीक्षण करता है तथा उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है। तो ये वुड डिस्पैच में बात की गई थी। अब बात करते हैं 6वें पॉइंट की, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। घोषणा पत्र में शिक्षा के विकास के लिए
तथा विद्यार्थी क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन या शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए कहा गया कि क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। पहले प्राथमिक विद्यालय बनाए जाएँ, फिर मिडिल स्कूल बनाए जाएँ, फिर हाई स्कूल बनाए जाएँ, उसके बाद कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय बनाए जाएँ। इस प्रकार से क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना में वुड डिस्पैच कहता है कि क्रम से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते चले जाएंगे। अब बात आती है 7वें नंबर की, विश्वविद्यालयों की स्थापना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए घोषणा पत्र में कहा गया है कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मुंबई, कलकत्ता व या आवश्यकता हो मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। और इन विश्वविद्यालयों की जो स्थापना की जानी चाहिए, इनका संगठन होना चाहिए, वह लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर की जानी चाहिए। और बात करता है कि विश्वविद्यालयों में क्या क्या होना चाहिए, तो विश्वविद्यालय में प्रत्येक विश्वविद्यालय में डिस्पैच कहता है कि कुलपति, उपकुलपति तथा अभिसदस्य होने चाहिए जो सरकार द्वारा मनोनीत किए गए हों। कुलपति, उपकुलपति व अभिसदस्य होने चाहिए जो सरकार द्वारा मनोनीत किए गए हों, तथा इनको मिलाकर के एक सीनेट का गठन किया जाए जिसका कार्य विश्वविद्यालयों के लिए नियम बनाना तथा उसका प्रबंधन करना होगा। और बात करता है कि विश्वविद्यालय का कार्य, जो विश्वविद्यालय होंगे उनका कार्य कॉलेजों को संबद्ध करना, कॉलेजों का निरीक्षण करना तथा उनके शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाना, परीक्षाओं की व्यवस्था करना तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करना। 5 कार्य बताए। विश्वविद्यालयों से विश्वविद्यालय का जो कार्य होगा वह होगा कॉलेजों को संबद्ध करना, कॉलेजों का निरीक्षण करना, कॉलेजों को संबद्ध करना, कॉलेजों का निरीक्षण करना, उनके शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाना, परीक्षाओं का आयोजन कराना तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करना। 8वें पॉइंट की बात की जाए तो जन शिक्षा विभाग की स्थापना की बात करता है। वो डिस्पैच कहता है कि अब तक सरकार ने उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया है। मतलब कि जैसे कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि उच्च छनन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उच्च स्तर के लोगों को ही शिक्षा प्रदान करने की बात की थी। लेकिन वुड डिस्पैच में कहा गया है कि उच्च वर्ग तक शिक्षा सीमित न रखी जाए, यह जनसाधारण को भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और जनसाधारण की शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो उनको जनसाधारण शिक्षा का जो प्रारूप होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वह उनको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर सके, जीवन के हर स्तर पर, हर क्षेत्र पर उपयोगी हो, ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वो अभी तक उनको शिक्षा जो प्राप्त नहीं हुई है वो शिक्षा उनको प्रदान की जानी है। मतलब जन जन तक इन्होंने शिक्षा के प्रसार की बात कही। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए, शिक्षा का जन शिक्षा बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा प्रत्येक स्तर पर विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए और देसी विद्यालयों की जो स्थितियां हैं उनको सुदृढ़ किया जाए तथा निर्धन व योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएं। अब बात आती है वुड डिस्पैच की सिफारिश की 9वां पॉइंट आता है। 9वां पॉइंट बात करते हैं कि सहायता अनुदान दी जानी चाहिए। शिक्षा के प्रसार के लिए वुड डिस्पैच ने कहा कि केवल सरकार द्वारा इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए यह संभव नहीं है कि वह अकेले इसकी व्यवस्था कर सके, क्योंकि देश बहुत बड़ा है हमारा, इसलिए इतने विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए सरकार अकेले कुछ कर सके शिक्षा के लिए, ये सरकार के लिए संभव नहीं है। अतः इन्होंने कहा कि सहायता अनुदान प्रणाली को प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार से इंग्लैंड में सहायता अनुदान प्रणाली चल रही है उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें एक सहायता अनुदान प्रणाली को लाना चाहिए और वह इस प्रकार से हो कि सहायता अनुदान प्रणाली केवल उन विद्यालयों को दी जाए जो विद्यालय कुछ शर्तों का पालन करें। शर्तें कुछ इस प्रकार थी कि विद्यालय का जो प्रशासन होगा अच्छा हो, वहाँ पर शिक्षा जो दी जाए वो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाए, सरकारी नियमों को मानता हो और छात्रों से कुछ ना कुछ शुल्क लिया जाता हो। इस प्रकार से 4 बातें हैं कि जो कुछ शर्तें रख दी कि ये शर्तों को जो विद्यालय मानेगा उनको सरकार सहायता अनुदान प्रदान करे और विद्यालय खोलने के लिए उनको प्रोत्साहित करे। और बात करता है कि इंग्लैंड में जिस प्रकार से अलग अलग विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के लिए अलग से अनुदान दिया जाता है, विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रयोगशाला, वाचनालय, पुस्तकालय और शिक्षकों के वेतन के लिए अलग क्या दी जाए, अनुदान देने की व्यवस्था की जाए। मतलब कि शिक्षकों का वेतन देने के लिए अलग अनुदान दिया जाए, विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के लिए अलग से अनुदान दिया जाए और भवन निर्माण है, पुस्तकालय है, वाचनालय है, ये सब चीज़ों के निर्माण के लिए अलग अलग से अनुदान देने की व्यवस्था की जाए। अब बात करते हैं शिक्षक प्रशिक्षण की। वुड डिस्पैच जो है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कहता है कि
प्रत्येक स्थिति में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए पहले तो हमारे पास योग्य शिक्षक होने चाहिए, और योग्य शिक्षकों को बनाने के लिए हमारे पास शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए बात करता है वो डिस्पैच की इंजीनियरिंग, डॉक्टर और कानून मीन्स चिकित्सा, कानून और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण करने की व्यवस्था की जाए, तथा जो छात्राध्यापक प्रशिक्षण कर रहे होंगे प्रशिक्षण काल के दौरान छात्राध्यापकों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाए। वुड डिस्पैच ने यह भी कहा कि छात्राध्यापकों को छात्रवृत्तियाँ तथा शिक्षकों को अधिक वेतन देकर शिक्षा विभाग को भी उतना ही आकर्षक बनाया जाए जितना कि अन्य विभाग आकर्षक हैं। अब बात आती है स्त्री शिक्षा की। स्त्री शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच कहता है कि सभी प्रकार के प्रयास करने पर बल दिया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं उतने प्रयासों को किया जाना चाहिए। इस चीज़ के लिए सरकार ने बहुत अधिक बल दिया। अब आता है वुड डिस्पैच की अगली सिफारिश की, व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। घोषणा पत्र में कहा गया, यह सुझाव दिया गया कि भारतीयों को विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रांत में व्यावसायिक विद्यालयों की या विभिन्न प्रांतों में व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे दो प्रकार के लाभ होने की इन्होंने आशंका जताई गई थी या कल्पना की गई थी। दो प्रकार के लाभ की कल्पना, पहला तो ये लाभ होगा कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर देने से जो बेरोजगारी है वो हटेगी, लोगों को कुछ ना कुछ रोज़गार मिल जाएगा, युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा, वह अपना जीवन यापन कर सकेंगे और किसी भी आंदोलन, इस समय जो आंदोलन चल रहे थे आंदोलन नहीं चल पाएंगे, किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले पाएंगे। दूसरा व्यवसाय में लग जाने के कारण या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के कारण वो योग्य हो जाएंगे और सरकार को एक ऐसा वर्ग प्राप्त हो जाएगा, एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा जिससे सरकार को एक स्वामी भक्त सेवक मिल सकेंगे। एक ऐसा वर्ग तैयार करना था व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा जिससे कि एक स्वामी भक्त वर्ग तैयार हो जाए। अब बात करते हैं शिक्षा और सरकारी रोजगार। शिक्षा के उद्देश्य में ही कहा गया था कि हमारा उद्देश्य केवल मानव मूल्यों को, जानकारी और नैतिक मूल्यों को बढ़ाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो सरकारी राजपदों पर नियुक्त किया जा सके, कम वेतन में एक देसी लोगों को ही नियुक्त किया जा सके, वह उनकी पूरी सभ्यता को स्वीकार कर लें। इनका एक ऐसा कुछ प्लान था कि शिक्षा और सरकारी रोजगार में इन्होंने कहा कि राजपदों पर नियुक्ति जो हो वह उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो शिक्षा योग्यता, शैक्षिक योग्यता अन्य व्यक्तियों से अधिक, जिनकी शैक्षिक योग्यता अधिक होगी उनको आसानी से राजपदों में नौकरियां मिल जाएंगी। तो शिक्षा और सरकारी रोजगार के अंतर्गत वुड डिस्पैच की केवल इतनी सी सिफारिश थी कि एक ओर जहाँ शिक्षा का प्रसार होगा वहीं दूसरी ओर शिक्षा प्राप्त करके लोगों में मानवीय गुणों का विकास होगा, वे अपने जीवन को सफल बना सकेंगे और एक सरकारी वर्ग को एक ऐसा वर्ग प्राप्त हो जाएगा जो सरकार के सच्चे स्वामी भक्त सेवक होंगे। अब बात आती है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की बात की जाती है। इसमें वुड डिस्पैच ने भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सुझाव दिया कि पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की जो पुस्तकें हैं, पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की पुस्तकों का देसी भाषा भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए, भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए तथा इन विषयों पर भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाई जाए। पहला तो कहता है कि जो पाश्चात्य भाषाओं की पुस्तकें हैं उनका अनुवाद देसी भाषाओं में या भारतीय भाषाओं में करवाया जाए। दूसरा, इन्हीं विषय की पुस्तकें भारतीय भाषाओं में लिखवाई जाएं और उन लेखकों को उचित पुरस्कार प्रदान किया जाए जो भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखेंगे उनको उचित पुरस्कार प्रदान करने की बात वुड डिस्पैच कहता है। अब बात आती है मुसलमानों की शिक्षा। घोषणा पत्र में शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों की पिछड़ी हुई दशा देखी गई। इस पर दुख प्रकट करते हुए वुड डिस्पैच में कहा गया कि इस संबंध में सुझाव दिया गया कि मुसलमानों की शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा विशेष प्रयास प्रारंभ किए जाने चाहिए। मुसलमानों की शिक्षा और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वुड डिस्पैच में जोर दिया गया है। अब बात आती है घोषणा पत्र का मूल्यांकन। घोषणा पत्र में कुछ न कुछ दोष थे, कुछ न कुछ गुण थे, दोनों बातें थी। वुड डिस्पैच के अंदर गुण थे, वुड डिस्पैच के अंदर दोष भी थे। तो पहले बात करते हैं वुड डिस्पैच के गुण क्या क्या थे। पहला गुण था शिक्षा की नीति व दिशा का निर्धारण कर दिया था। शिक्षा की नीति व दिशा का निर्धारण इस प्रकार किया गया था कि भारतीय क्षेत्र में चली आ रही अनिश्चित नीति को समाप्त करके एक निश्चित दिशा व नीति का निर्धारण किया वुड डिस्पैच ने। इसके विकास में अपूर्व योगदान दिया। अब बात आती है सरकार पर शिक्षा का दायित्व। अभी तक क्या था कि सरकार शिक्षा का दायित्व नहीं लेती थी, लेकिन वुड डिस्पैच में
पहली बार ये स्वीकार किया गया कि भारत की सरकार पर शिक्षा का दायित्व होगा। व्यापक और व्यवस्थित शिक्षा योजना घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार एक व्यापक और व्यवस्थित शिक्षा योजना देश के सामने प्रस्तुत की गई थी। जन साधारण की शिक्षा पर बल व शिक्षा विभाग की स्थापना। वुड डिस्पैच ने ही पहली बार जन साधारण शिक्षा व शिक्षा विभाग की स्थापना करके शिक्षा को विस्तृत करने का, शिक्षा का विस्तार करने का पहला प्रयास किया गया था। अब बात आती है क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का सूत्रपात। पूरे भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए क्रमबद्ध विद्यालय व ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोले जाने व विश्वविद्यालय स्थापना की बात करता है। सहायता अनुदान प्रणाली व छात्रवृत्ति प्रदान करने व तथा व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। सहायता अनुदान प्रणाली, वुड डिस्पैच ने कहा कि सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा बहुत तीव्र गति से शिक्षा का विकास किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रख करके सहायता अनुदान प्रणाली की बात की और छात्रवृत्तियां प्रदान करने की बात की, जिससे कि छात्रों में शिक्षा के प्रति उत्साह जागृत हो तथा व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देने की बात की गई। क्योंकि जो सहायता अनुदान प्रणाली होगी वो व्यक्तिगत प्रयासों को ही दी जाएगी। व्यक्तिगत प्रयास से ही विद्यालय खोले जाएँ व उनको क्रियान्वित किया जाए। अब बात करते हैं शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और प्रसार। वुड डिस्पैच ने कहा, वुड डिस्पैच का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार बहुत तेज़ी से हो तथा सभी लोग शिक्षित हों। इस प्रकार से एक ऐसे शिक्षक वर्ग को उनको तैयार करना था जो अच्छी शिक्षा दे सके और उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए पहले शिक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था करी। बात आती है व्यावसायिक शिक्षा पर बल। वुड डिस्पैच व्यावसायिक शिक्षा पर बल देता है। इस प्रकार से कहता है कि व्यावसायिक शिक्षा पर बल देगा तो व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करके बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया। स्त्री व मुसलमानों की शिक्षा पर बल दिया गया तथा सरकारी नौकरी में शिक्षित व्यक्तियों की प्राथमिकता दी गई। शिक्षा का उनका मेन उद्देश्य यही था कि सरकारी नौकरियों में भारत के लोगों को कम वेतन में हम ऐसे व्यक्ति वर्ग तैयार कर दें जो कम वेतन में भारत के अंदर नौकरी, सरकारी पदों पर नौकरी कर सके। अब बात आती है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था की गई। जब हमारा बात हो रहा था कि जब बात हुई कि हम अनुदान प्रणाली की व्यवस्था करेंगे तो अनुदान प्रणाली में एक बात शर्त ये रखी गई कि हम उन्हीं विद्यालयों को अनुदान देंगे जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करते होंगे। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा संस्थाओं को ही अनुदान देने की बात की गई जिससे देश में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं निषेधन सिद्धांत की अस्वीकृति। जब हमारे लॉर्ड मैकाले 1833 में आए थे तो उन्होंने कहा था, एक फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करी जिसके अंतर्गत यह था कि उच्च वर्गों को शिक्षा दे दी जाए, वह धीरे धीरे करके नीचे तक पहुंच जाएगी, निम्न वर्ग तक सभी लोगों को जन सामान्य तक वह शिक्षा पहुंच जाएगी। मतलब कि एक फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की, निषेधन सिद्धांत की बात की। इसका यह विरोध करता है घोषणा पत्र। वुड डिस्पैच कहता है कि नहीं, हम सभी लोगों को जन साधारण की शिक्षा व जन शिक्षा विभाग की स्थापना करके सभी जन साधारणों को, सभी आम जनता को हम शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये हमारे कुछ घोषणा पत्र के गुण थे। अब बात करते हैं घोषणा पत्र के दोष या कमियां। पहला कमी ये थी कि शिक्षा पर जो था वह संकीर्ण उद्देश्य था। शिक्षा का उद्देश्य संकीर्ण था। घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह था कि इससे शिक्षा के उद्देश्य को बहुत संकीर्ण कर दिया गया। शिक्षा का जो उद्देश्य था वह केवल जीविकोपार्जन तक सीमित रह गया। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास, देश प्रेम आदि के गुणों को न करके एक ऐसे स्वामी भक्त तैयार करने का हो गया जो सरकार के शासन में सहयोग दें। दूसरा आता है राज्य पर शिक्षा का नियंत्रण। घोषणा पत्र में शिक्षा को पूर्णतः राज्य के अधीन कर दिया जिससे उस पर नौकरशाही का आधिपत्य हो गया। भाई शिक्षा को राज्य के अधीन कर दिया था, राज्य पर पूरा उत्तरदायित्व तो शिक्षा का है। शिक्षा विभाग की स्थापना और शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से शिक्षा के उन्मुख विकास पर बाधा पहुंची तथा शिक्षा का लचीलापन नष्ट हो गया। शिक्षा विभाग में अधिकारी जो ले आए पूरे सरकार पर नियंत्रण कर दिया, इससे इसका लचीलापन कम हो गया। विश्वविद्यालयों का विदेशी स्वरूप। अभी उन्होंने बात की थी कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी उसका जो आदर्श माना जाएगा वो लंदन विश्वविद्यालय को माना जाएगा। तो वुड डिस्पैच के अंदर ये बहुत बड़ी कमी थी कि वह विश्वविद्यालयों को जो खोलना चाहता था वह विदेशी स्वरूप के थे। भारतीय भूमि के विदेशी ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया गया था तथा भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों की आदर्श परंपराओं की अवहेलना करी थी। परीक्षा प्रणाली का प्रभुत्व। अब बात करते हैं परीक्षा प्रणाली का प्रभुत्व। इसमें आता है
कि शिक्षा में परीक्षा प्रणाली का प्रभुत्व हो गया, विद्यार्थियों का ध्येय ज्ञान प्राप्ति न होकर केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना हो गया। इसके लिए विद्यार्थी जो हुए वो शिक्षा का अध्ययन न करके उसको रटने लगे, विषय वस्तु को बिना समझे रटने लगे, तथा साथ ही उन्हें इस कार्य में जो सहयोग मिला वह उसकी सहायता देने के लिए बाजार में पुस्तकों की कुंजियाँ व टीका बहुत सारे आ गए। इससे शिक्षा का स्तर निम्न हुआ। अब बात आती है सहायता अनुदान प्रणाली की कठोर शर्तें थी। उन्होंने कहा कि सहायता अनुदान प्रणाली के माध्यम से शिक्षा को बहुत तेज़ी से व्यापक तो कर देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रख दी कि इन शर्तों को जो व्यक्ति मानेगा वही व्यक्ति या वही शैक्षिक संस्थान हम सहायता अनुदान प्राप्त कर पाएगा। तो ये इसकी वुड डिस्पैच की बहुत बड़ी कमी थी। अब बात आती है धर्म की उपेक्षा। घोषणा पत्र में धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया गया तथा प्राचीन भारतीय आदर्शों पर भीषण आघात किया गया। इसके कारण भारतीय जीवन में आध्यात्मिकता का लोप हो गया और उसके स्थान पर भौतिकता को बढ़ावा मिला। देसी विद्यालयों का पतन वुड डिस्पैच के अंतर्गत कहा गया कि राजकीय पद पर केवल अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो विद्यार्थी हैं वही नियुक्त किए जाएंगे, जिसके कारण बहुत समय से चले आ रहे देसी विद्यालयों का पतन हो गया। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का दिखावा। बात तो करते हैं ये वुड डिस्पैच में कि हम ऐसे विद्यालयों को, ऐसी संस्थाओं को अपना अनुदान देंगे जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग केवल भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात इन्होंने हटाई कि धर्मनिरपेक्ष जो होगा वह केवल एक दिखावा था। यद्यपि इन्होंने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात तो कही थी, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं था। ईसाई मिशनरियों की मांग पर इन्होंने शिक्षा नीति में उन्हें धार्मिक छूट दे दी थी। ईसाई मिशनरियों की जो मांग हुई थी उन्होंने इस शिक्षा नीति में उन्हें धार्मिक छूट दे दी थी। बाइबल की शिक्षा पर कोई रोक टोक नहीं थी, परंतु देसी धर्म मतलब जो भारतीय धर्म थे उनकी शिक्षा पर कड़ाई कर दी गई थी। इस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का केवल एक दिखावा था। अब बात आती है कि एक कमी और थी वुड डिस्पैच में, राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक थी। घोषणा पत्र में मूलतः शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्रदान करना तथा एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो केवल राजपदों पर नियुक्त हो सके, जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा को ही इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया कि अंग्रेजी शिक्षा जो प्राप्त करके आएगा उनको ही हम अपने राजपदों पर नियुक्ति प्रदान करेंगे। इस प्रकार से राष्ट्रीय भावनाएं जो थी उसका विकास नहीं हो पाता था, उनमें उच्च आदर्शों का अभाव रह गया। अंग्रेजी जानने वालों को ही केवल वरीयता दी गई, जिससे शिक्षा को यांत्रिक बना दिया गया। इससे भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को बहुत ठेस पहुंची। अब बात आती है अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व। एक पॉइंट और है घोषणा पत्र की कमी में कि अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व इस प्रकार दिया गया कि देसी भाषाओं के महत्व को स्वीकार तो किया गया, देसी भाषाओं के महत्व को स्वीकार किया गया, लेकिन अंग्रेजी भाषा के महत्व को कम नहीं किया गया और उच्च शिक्षा में केवल अंग्रेजी भाषा को ही इन्होंने माध्यम बना के रखा तथा सरकारी नौकरियों में सरकारी जो नौकरियां थी उन्होंने कहा राजपद थे, सरकारी उच्च पद थे, उनमें कहा कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके आएगा वही हमारे इस पदों पर भर्ती किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया तथा देसी भाषाओं का इन्होंने लोप किया। इस प्रकार से आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था में वुड डिस्पैच कहते हैं वुड डिस्पैच का क्या योगदान था। अब बात करते हैं इसकी कि वुड डिस्पैच का आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान था। जेम्स ने कहा है कि जेम्स ने इस घोषणा पत्र को महाधिकार पत्र कहा है। 1854 के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट स्थान है। जो कुछ इससे पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो इसके बाद हुआ वह इससे निकला है। 1854 का घोषणा पत्र माना जा सकता है कि बहुत ही सर्वोत्कृष्ट था। इसके पहले बहुत सारी इसमें कमियां थीं, तो इसके अलावा बहुत सारी इसमें अच्छाइयाँ थी। अच्छाइयाँ बहुत सारी ये थी कि एक नीति व दिशा के साथ शिक्षा प्रणाली आई थी और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात की गई थी। सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई थी। मुसलमान और स्त्रियों शिक्षा की बात की गई थी। जनसाधारण की शिक्षा की बात की गई थी और शिक्षक प्रशिक्षण की भी बात की गई थी, परंतु इसमें कुछ कमियां भी नहीं। इस प्रकार से इसमें यह आरोप लगाए जाते हैं कि ब्रिटिश के स्वार्थों के लिए इसने कार्य किया, स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य किया। स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य इस प्रकार किया कि इन्होंने देखो भारतीय भाषाओं का दमन किया, अंग्रेजी भाषा को उठाया, नौकरियों में केवल उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को दी गई, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी थी, अंग्रेजी को भी इन्होंने बढ़ाया।
भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषाओं, परंपराओं और आदर्शों पर इन्होंने ठोस पहुंचाई और अंग्रेजी संस्कृति का दास बनाने का प्रयास किया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में बेजोड़ है। ओके, तो यहाँ तक हमारा था वुड डिस्पैच, इसकी सिफारिशें, इसके कुछ गुण और इसके दोष। थैंक्स फॉर वॉचिंग।